गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो यूनिट है एक्चुअली इसमें 3 चैप्टर्स है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल आफ्टर देन बायोमोलिक्यूल्स। हम 1 by 1 जो है वो इस चैप्टर्स को कवर अप करते चलेंगे। सेल जो है वो सभी बच्चे 9th से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो बायो के हों या मैथ्स के हों, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, बट अगर वो साइंस स्कॉलर्स है तो सबने सेल पढ़ रखी, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। और ये भी पता होगा कि सेल थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, साथ ही साथ बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक, जो हर एक लिविंग बीइंग को पता ही होना चाहिए। वो साइंस स्कॉलर हो, आर्ट स्कॉलर हो या फिर कॉमर्स स्कॉलर हो, सबको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अरे भाई, हम जिससे बने हैं हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि हम किससे बने हुए हैं, किससे बिलोंग करते हैं। आप सब लोगों ने अपना घर देखा होगा, घर किससे बनता है? छोटी छोटी ब्रिक्स होती है, ईंटें होती है, जिनसे जो है एक बिल्डिंग जो है वो पूरी तैयार हो जाती है। होता है ना ऐसे ही, इतना तो सबको पता होगा। उसी तरह से पूरी बॉडी के लिए जो एक यूनिट है, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो क्या है? सेल है। ठीक है, तो हम सेल को जो है वो किस चीज की बिल्डिंग ब्लॉक्स है? वो पूरी बॉडी के, मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम लिविंग बींग्स बोल सकते हैं। कोई भी लिविंग बींग्स विदाउट सेल जो है वो नहीं बन सकता। तो एक एक्सेप्शनल जो जहां पे होंगे जो भी, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों एक्सेप्शनल है। अदरवाइज जितने भी लिविंग बींग्स है सब में जो है वो सेल जरूर प्रेजेंट होगी। इसीलिए जो है सेल को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। विदाउट सेल कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ए सेलुलर या नॉन लिविंग कोई चीज है तो हम उसको किस बेस पे बोलते हैं कि ये नॉन लिविंग है? क्योंकि वो सेल से फॉर्म नहीं हुआ है। जो चीजें सेल से फॉर्म हुई है हम उन सबको क्या बोलेंगे? लिविंग बींग्स है। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, वेदर इट इज, बट सभी किसमें आएंगे? सेल में ही आएंगे। ठीक है, तो सेल क्या है? हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है। अब बिल्डिंग ब्लॉक हम क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि विदाउट सेल कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। एक जनरल में आप लोगों को बता दूं, सेल्स जो है वो ग्रुप अप होके क्या फॉर्म करते हैं? सेल्स क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू सबने नाम सुन रखा होगा आई थिंक। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म। अभी मैं यहाँ पे सिमिलर या डिसिमिलर या फिर जो है आइडेंटिकल या सेम सेल्स नहीं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को टिश्यू की, क्योंकि मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सेल से हमारी बॉडी में टिश्यूज बनते हैं। हमारी क्या? लिविंग बींग्स, मीन्स प्लांट, जितनी भी सराउंडिंग में आप लिविंग बींग्स देख रहे हैं, आप टेबल, चेयर या ये मार्कर, इन सब की बात मत करिएगा। ये सब आप जानते हैं कि एक नॉन लिविंग बींग्स है। जो लिविंग से है उनमें जो है सेल्स क्या बनाएगी? टिश्यू। टिश्यू से क्या फॉर्म होंगे? टिश्यू सिस्टम्स फॉर्म होंगे। टिश्यू सिस्टम से क्या फॉर्म होगा? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स से फिर क्या फॉर्म होगा? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक जो है जनरल फिनोमिना है। सेल्स चाहे वो प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल हो या फिर वो जो है फंगस की सेल हो, फंजाई हो, सभी के लिए यही जो है वो कॉन्सेप्ट है। क्या वैरायटी होती है? सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू। किसी टिश्यू का एग्जाम्पल आप लोगों को पता है? अगर हम प्लांट में बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पैरेनकाइमा सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। जब टिश्यू डिस्कस करेंगे वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से टिश्यूज हो सकते हैं? एपिथेलियल हो सकता है, कनेक्टिव हो सकता है, मस्कुलर हो सकता है, नर्वस हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है। वो टिश्यू सिस्टम, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है एक टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं, उसके बाद जो है एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे जो है ऑर्गन्स वो किससे फॉर्म होंगे? वो टिश्यूज से फॉर्म होंगे। एक ऑर्गन हो, बहुत सारे ऑर्गन जितने भी हैं वो सारे के सारे टिश्यू से फॉर्म होंगे। हम लोगों ने कार्डियक ऑर्गन पढ़ा था, कोई कार्डियक स्ट्रक्चर पढ़ा था, पंपिंग ऑर्गन पढ़ा था, वो किससे बन रहा था? कार्डियक मसल्स से बन रहा था। ठीक है, तो वहां पे क्या थी? वो टिश्यूज थे, उसमें जो उसकी कवरिंग थी वो डिफरेंट टिश्यूज से फॉर्म हो रही थी। उसके बाद पूरा सिस्टम, अगर हम लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा बायो में, इतना जरूर पता होगा कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो डाइजेस्ट करता है
है हमारे किसको, फूड को, जो भी हम इंटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक सिस्टम के अंदर आ गया, उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गन जो है वो क्या कर रहे हैं, साथ में एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन। चाहे वो माउथ हो, बक्कल कैविटी हो, इसोफेगस हो, स्टमक हो, लीवर हो, इंटेस्टीन हो, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और इसी तरह से पूरे लिविंग बींग्स की पूरी बॉडी जो है वो फॉर्म होती है। अगर वो प्लांट का केस है तो अलग टिश्यूज बनते हैं, अगर एनिमल का केस है वो अलग टिश्यू बनते हैं। ये सब हम लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स जब कवर करेंगे उसमें पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये हमें पता चल गया कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक है, मींस वही डिसाइड कर रही है कि बिल्डिंग कैसी बनेगी। ठीक है, किसी इमारत को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग को, किसी को घर को बनने के लिए क्या जरूरी होता है, ईंटें जो, ठीक है, शेप तो वही डिसाइड करेंगे। तो इसी तरह से जो है स्ट्रक्चर जो ह्यूमन बीइंग में या फिर कोई भी प्लांट में या मैं कॉमनली बोलूं कि लिविंग बीइंग्स में, वो स्ट्रक्चर किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, सेल की वजह से फॉर्म हो रहा है। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये कैसी है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि इसको क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। अब आते हैं, और भी कुछ है क्या, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के लिए क्या बोला जाता है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अब फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर तो हमें क्लियर हो गया, फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विदाउट सेल कोई भी फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो विद इन अ सेल होंगी। अब वो डिपेंड करता है कि सेल ने जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है या नहीं कर रखा है। डिवीजन ऑफ लेबर से मेरा मीन्स है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर एक सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म कर रही है सारे फंक्शंस। लेकिन विदाउट सेल जो है वो कोई फंक्शन लिविंग बीइंग का परफॉर्म नहीं हो सकता। हम बोलते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। किसने किया, सेल ने किया। ठीक है, जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो किसके थ्रू हो रही है, सेल के थ्रू हो रही है। इसीलिए सेल कैसे यूनिट है हमारी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, मींस लाइफ जो है वो विदाउट सेल पॉसिबल ही नहीं है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो विदाउट सेल पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब वहां पे सेल प्रेजेंट हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो। इतना हमें समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जब सेल जो है इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी। एक्चुअली इसकी डिस्कवरी जो है उसमें दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं। कैसे दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं, जो अर्ली डिस्कवरी हुई थी, जो फर्स्ट, जिसको क्रेडिट ज्यादा है सेल की डिस्कवरी के लिए, उन्होंने एक्चुअली सेल देखी ही नहीं थी। उन्होंने क्या देखी थी, एक डेड सेल देखी थी, और डेड सेल को उन्होंने सेल नाम दिया था। और सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, वो उन पर्टिकुलर साइंटिस्ट को जाता है। लेकिन जिन्होंने लिविंग सेल देखी थी, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी ये मार्क हो कि हु डिस्कवर द लिविंग सेल्स, तब आप दूसरे साइंटिस्ट को मार्क करेंगे। अदरवाइज अगर सिंपली जो है डिस्कवरी ऑफ सेल बिलोंग्स टू, तो आप दूसरे साइंटिस्ट को मार्क करेंगे। लिविंग बीइंग अगर मेंशन कर दिया जाए या फिर लिविंग सेल्स मेंशन कर दिया जाए तो हम डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट को मेंशन करेंगे। अब देखते हैं कौन से साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल देखी थी, एक्चुअली मैं अगर आपको यहाँ पे एक स्लाइस में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से थी। ये आपको किसी से रिजेंबल होता हुआ दिख रहा है क्या? क्या ये हमें हनी बी का जो है वो स्ट्रक्चर दिख रहा है? हनी बी जो बनाती है अपना, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है क्या? ये हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने क्या देखा था, अगर मैं इनमें से एक को जो है वो इधर दिखाऊं आपको, तो दैट इज सम कंपार्टमेंट। ठीक है,
कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट इन्होंने देखा था। इसको इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल। बट एक्चुअली इन्होंने क्या देखी थी? डेड सेल। मीन्स ये तो सेल थी ही नहीं, इसके अंदर के सारे ऑर्गेनिल जो है वो डेड थे। ठीक है, तो हनी बी के कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो इन्होंने देखा था, इन्होंने उसको किससे रिजेंबल किया था? उस टाइम पे इन्होंने क्या सोचा कि जैसे जेल में कैदी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में बंद होते हैं, उस तरह से ही उनको ऐसा कुछ लगा था। या जो मॉन्क होते हैं वो कहाँ पे जो है, वो जिसमें मॉन्चरी में रहते हैं, वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में रहते हैं, और वो उस सेल से इन्होंने ये रिजेंबल किया था और इसको नाम दिया था सेलुलाई। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट था, ये जो कंपार्टमेंट इन्होंने देखा था, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो इन्होंने देखा था, उसको इन्होंने सेलुलई नाम दिया था, जो आगे चल के फिर सेल नाम से जाना जाता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या देखी थी बेटा? इसकी ये बाउंड्री वॉल, ये कंपार्टमेंट की जो बाउंड्री थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है वो कुछ नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि इन्होंने कैसी सेल डिस्कवर की थी? इन्होंने डिस्कवर की थी डेड सेल। डेड सेल की डिस्कवरी जो है वो किसको जाती है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल जो है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत प्रिमिटिव टाइप का जो है वो माइक्रोस्कोप होता था, जो इन्होंने खुद डिजाइन किया था। खुद डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, जिसको इन्होंने जो है सेलुलर बोला, जो आगे चल के सेल के नाम से जाना जाता है। ये एक डेड सेल है। अब डेड सेल है तो ये जो कंपार्टमेंट देखे बेटा, ये एग्जैक्टली होगा क्या? ये क्या है? इसकी सराउंडिंग है सेल की, इस कंपार्टमेंट की सराउंडिंग है, तो क्या ये सेल वॉल नहीं होगी? दैट इज सेल वॉल। तो एक्चुअली में जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो क्या थी? वो सेल वॉल थी हमारी। ठीक है, वो क्या थी? सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक को जो है इसकी डिस्कवरी जाती है। अगर सिंपली आपसे जो है वो डिस्कवरी पूछे, हु डिस्कवर द सेल, तो रॉबर्ट हुक, इट इज क्लियर। लेकिन मैम क्या बता रही हूँ कि ये कैसी सेल इन्होंने डिस्कवर की? डेड सेल। ठीक है, तो सेकंड भी कोई साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने लिविंग बींग्स की जो है देखी होगी, लिविंग बींग्स में देखी होगी, वो कौन थे? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था? उन्होंने एक पाउंड का वाटर, पाउंड में जो वाटर होता है उसको लिया था, और उसको उन्होंने भी खुद का ही माइक्रोस्कोप यूज किया था, जो उन्होंने खुद डिजाइन किया हुआ था। लेकिन उस टाइम तक जो है वो डेवलपमेंट हो चुके थे। ठीक है, तो इनका जो माइक्रोस्कोप था वो ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर का था, इसलिए इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। अगर लिविंग सेल्स का डिस्कवरी के लिए आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल्स जो है वो डिस्कवर की थी। ठीक है, क्या लिया था इन्होंने? वाटर लिया था। अच्छा, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो इन्होंने जो है किसकी डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल्स को। फर्स्ट टाइम जो है किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या देखा था उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने देखा था बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने देखी थी आरबीसी, इन्होंने देखा था स्पर्मेटोजोआ, और इन्होंने देखा था बैक्टीरिया देखा था, इन्होंने प्रोकैरियोट्स देखा था, इन्होंने आरबीसी देखी थी, इन्होंने स्पर्मेटोजोआ देखा था। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों को आ गई समझ में कि सेल की डिस्कवरी किसने की। सेल की डिस्कवरी के लिए दो साइंटिस्ट जो है उनको क्रेडिट जाता है, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने जो है वो डेड सेल देखी थी और उन्होंने उसको एक कंपार्टमेंट के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया था सेलुलाई। सेलुलाई जो है आगे चल के जो है वो सेल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन्होंने किसमें देखा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था उसमें देखा था। जो इन्होंने एक्चुअली में देखा था वो सेल ना होके डेड सेल
सेल थी, और जो इनको सेल लगी थी वो क्या थी, उसकी कवरिंग थी, उसका इन्वेलप था, मीन्स वो क्या, वो सेल वॉल थी। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक को ही जो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। इसके बाद जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो है वो क्या देखा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, उन्होंने देखी लिविंग सेल। लिविंग सेल्स किस में देखी, उन्होंने अपने ही खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है चीजों को। ठीक है, तो उन्होंने अपने ही डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में जो है पॉन्ड वाटर लिया और उसको जो है विजुलाइज किया। उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, पॉन्ड वाटर, उसमें तो न्यूमरस ऑफ बैक्टीरिया होंगे। इतना हमें सेल डिस्कवरी समझ में, हमें दो पॉइंट जो सेल से रिलेटेड है कि सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि विदाउट सेल कोई भी फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई लिविंग बीइंग है तो उसके लिए ये मस्ट है, चाहे वो एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट हो, लेकिन सेल की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा के आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अब सेल कितने टाइप्स की हो सकती है बेटा, अगर हम नंबर के बेस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल जो है वो कितने टाइप की हो सकती है बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर क्या हो सकता है, या तो सिंगल सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा, या फिर वो मल्टी सेलुलर। अब हम लोग जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो हम लोगों में एक सेल नहीं है, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। जो हायर प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनमें एक सेल नहीं है, उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो वो क्या यूनिसेलुलर में आएंगे, नहीं आएंगे ना बेटा, तो वो किस में आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स के बेस पे हम सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नाम से ही क्लियर है, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर मीन्स मैनी, जिसमें बहुत सारी सेल्स मिलके फंक्शन कर रही हो, वो किस में आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में कौन आ जाएगा, कोई एग्जांपल पता है आप लोगों को, अमीबा सुना है, अमीबा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, एक सिंगल सेल है। बैक्टीरिया सुना है हम लोगों ने, बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल्स है। ठीक है, उसी एक सेल्स में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। मैनी सेलुलर या फिर जो है मल्टी सेलुलर में कौन से आ जाएंगे, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, और भी कुछ हो सकता है, फंजाई, ये सब कैसे है, मल्टी सेलुलर है। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, मीन्स इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है, बहुत सारी सेल्स एक्यूमुलेट होके इनकी बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है, एक सेल है, इसका कोई वेल डिफाइंड शेप तो होता नहीं, सपोज दैट ये अमीबा है। ठीक है, तो इस एक सिंगल सेल में ही इसका सब कुछ सारे फंक्शन हो रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रिस्पायरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ये एक सिंगल सेल अपने आप में कैपेबल है सारे सेलुलर फंक्शन करने की जो रिक्वायर्ड है लिविंग बीइंग के। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे, यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर में सारे हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। ये टाइप अगर आपको क्लियर हुआ हो तो एक और टाइप है सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म का डिवीजन किया गया है, कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे ऑर्गेनिज्म का डिवीजन किया गया है। आप लोगों ने सुना है प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैंने न्यूक्लियस आप लोगों को नहीं कराया है, लेकिन प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट भी जो है वो इसके बेस पे ही, सेल के बेस पे ही सारे ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया है। एंड यूकैरियोट्स,
प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन होगा? जो बहुत पुराना होगा, जो बहुत ओल्ड होगा, वो कैसे होंगे? प्रिमिटिव सेल्स होंगे। तो उसमें कैसे होगी? क्या उसमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे? वो नहीं होंगे कॉम्प्लेक्स। वहां से तो स्टार्टिंग हुई, फिर इवॉल्व होते 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 कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हुई। तो प्रिमिटिव जो है वो किसके बेस पे है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बेस पे। यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है। एक्चुअली जो न्यूक्लियर बाउंड्री है वो नहीं प्रेजेंट होती है। इनका डिफरेंस मैं नेक्स्ट उसमें आप लोगों को कराऊंगी। आज मैं सिर्फ ये बता रही हूँ ये टर्म्स की, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यू मीन्स क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में जो है इनका न्यूक्लियस बना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में न्यूक्लियस बना है। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उनको हम किस में डालेंगे? यूकैरियोट्स में। पैकेजिंग हो रखी है बिल्कुल पैक्ड, बिल्कुल हायर लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी वो किस में मिलेगी? यूकैरियोट्स में। तो ये सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस होता क्या है बेटा? न्यूक्लियस के बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्यों डिवाइड किया है? एक्चुअली न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ब्रेन ही तो डिसाइड करेगा कि सेल क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसीलिए न्यूक्लियस के बेस पे ही हमने जो है वो डिसाइड किया है ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में। ठीक है, जो सिंपल है, लोअर है, ठीक है, बहुत ओल्ड है, उनको हमने प्रिमिटिव में डाला है। उनकी न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है और भी बहुत कुछ नहीं है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, पैकेजिंग हो रखी है डीएनए की, सारी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से प्रो और यूकैरियोटिक जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसके बेस पे? न्यूक्लियस के बेस पे। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ सेल है। इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। तो ऑर्गेनिज्म हमें समझ में आया। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए, या तो वो प्रोकैरियोट से बिलोंग करेंगे या फिर वो यूकैरियोट से बिलोंग करेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं सेल। हमें समझ में आ गई कि सेल जो है वो क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? लाइफ की। मींस विदाउट सेल जो है वो कोई भी लिविंग बीइंग पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए एक टर्म दिया हुआ है। क्या टर्म है? इनएनिमेट। इनएनिमेट जो है ये एक स्पेसिफिक टर्म दिया है, ये कुछ नहीं है। ये मीन्स क्या है? ए सेलुलर टाइप ऑफ लाइफ। ए सेलुलर टाइप ऑफ लाइफ क्या होगी? जिसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनएनिमेट जो है मीन्स उस किसके लिए यूज करेंगे? नॉन लिविंग बींग्स के लिए। जिसमें सेल नहीं प्रेजेंट है वो कैसे है? हमारे नॉन लिविंग है। तो उसको हम या ए सेलुलर बोले या नॉन लिविंग बोले। लेकिन इनएनिमेट जो है ये टर्म इसमें एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप ये टर्म जो है वो याद रखिएगा, इनएनिमेट। इसके आगे फिर जो है अब हम लोग पढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, बस ये ए सेलुलर या फिर जो है नॉन लिविंग बींग्स के लिए एक टर्म मेंशन है एनसीईआरटी में। ये आप लोगों को क्लियर होगा कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन अपने आप में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो सारे एनसीईआरटी के टर्म से ही क्वेश्चन होते हैं। उसकी ही लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बने होते हैं, जो हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब सेल हमने पढ़ ली, तो कुछ सेल थ्योरी है, वो हम देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। जैसे सेल की डिस्कवरी, बेटा सेल की डिस्कवरी में कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे? 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे। कौन कौन से थे? एक तो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने फर्स्टली सेल को देखा, एक्चुअली डेड सेल को देखा, मींस उन्होंने सेल वॉल देखी थी। ठीक है, दूसरे कौन थे? जिन्होंने लिविंग बींग्स की सेल्स को देखा, मींस लाइफ सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा, वो कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहुक थे। ठीक है, अब सेल थ्योरी से बेटा कितने साइंटिस्ट जो है वो रिलेट करते हैं? 1 2 3।
टोटल 3 जो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, वो किससे रिलेट करते हैं, सेल थ्योरी से। आप देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे और एक साइंटिस्ट थे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो स्वान है वो किसमें हमें देखने को मिलता है? ये आप कहेंगे स्वान की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। मैं जनरल आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपसे मैं बोलूँ कि स्वान किसमें होगा, प्लांट में होगा कि एनिमल में होगा, तो स्वान से क्लियर है कि वो एनिमल में होगा। तो यहाँ से ये जरूर याद रखिएगा कि ये कौन थे, ये जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट थे, इसका मतलब ये किस पे स्टडी करते थे, एनिमल पे स्टडी करते थे, ठीक है। मैथायस स्लीडन जो है वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैथायस स्लीडन जो है, स्लीडन क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ठीक है। स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। लेकिन इसमें ही पे क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि बॉटनिस्ट थे, लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कहाँ के बॉटनिस्ट थे, तो वो कहाँ के थे, जर्मनी के, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्वान क्या है, जूलॉजिस्ट है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, स्वान बॉटनिस्ट नहीं है, याद रखिएगा। स्वान कहाँ होता है, कौन से किंगडम में मिलेगा, एनिमल में या फिर प्लांट में, एनिमल में मिलेगा। तो जो थियोडोर स्वान है वो किस में से बिलोंग करते हैं, वो जूलॉजिस्ट है, उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की थी। और ये कहाँ के थे, ये ब्रिटिश थे। दो साइंटिस्ट हमें नाम याद हो गए, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान, स्लीडन जो है वो क्या है, बॉटनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे, वो बॉटनिस्ट थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। स्वान जो है वो क्या है, बॉटनिस्ट है या जूलॉजिस्ट, वो जूलॉजिस्ट है। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश थे। इतना याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये दो तो पहले हमने साइंटिस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल थ्योरी है उससे 3 साइंटिस्ट रिलेट करते हैं। वो तीसरे साइंटिस्ट कौन है उसको मैं बाद में बताऊंगी कि कौन है। पहले सोचिए कि इन्होंने क्या किया था। ये बॉटनिस्ट है, तो इन्होंने किससे रिलेटेड बात करी होगी, प्लांट से रिलेटेड बात करी होगी, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था। वो स्टेटमेंट बेटा क्या था, ऑल प्लांट्स हैविंग सेल और ऑल प्लांट्स आर कंपोज फ्रॉम सेल, ठीक है। जितने प्लांट है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ कि जितने भी प्लांट है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने। प्लांट की बात हो रही है कि जितने प्लांट है, और लिविंग बीइंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है कि जितने प्लांट्स है वो किससे बने हुए हैं, हमारे सेल से बने हुए। ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, ये किसने दिया था, ऑब्वियसली बॉटनिस्ट ने दिया था। जो बॉटनी से रिलेट करते थे, कहाँ के थे, जर्मन के थे, जर्मनी के। कौन थे, स्लीडन। तो स्लीडन ने क्या बताया था कि जितने प्लांट है वो किससे बने हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ, ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बात की थी, जूलॉजी की कोई भी बात नहीं की थी, एनिमल्स की कोई भी बात नहीं की थी। अब आपको क्या लग रहा हो कि इन्होंने भी जो है वो क्या किया होगा, इन्होंने जब ये जूलॉजी के हैं तो इन्होंने एनिमल की बात की होगी। लेकिन यहीं पे जो है एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। इन्होंने प्लांट के लिए तो बात करी, एनिमल के लिए तो बात करी, साथ ही साथ इन्होंने प्लांट की भी बात कर दी। थे क्या, जूलॉजिस्ट थे। बच्चे क्या सोचते हैं, ये जूलॉजी के हैं तो ये तो एनिमल की बात करेंगे, ये क्यों प्लांट की बात करेंगे, प्लांट के लिए तो ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है। लेकिन इन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट की भी बात कर दी, इसलिए यहाँ से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। लेकिन इन्होंने जो कहा था पहले वो देखते हैं। इन्होंने बोला था कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके सराउंडिंग, ठीक है, उनके सराउंडिंग एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है। वो थिन लेयर क्या होती है, उसको थिन लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो उस सेल की कवरिंग है। सपोज दैट ये एक कोई सेल है, तो इस सेल के, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इसके एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, थिन लेयर प्रेजेंट होती है। इसको इन्होंने बोला था पीएन। पीएन क्या,
प्राइम मिनिस्टर नहीं, थिन लेयर, ठीक है। किसको सराउंड करती है थिन लेयर? जितने भी लिविंग बींग्स की सेल्स हैं। इसको क्या बोला था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सभी में प्रेजेंट होती है। किसमें? सभी में, एनिमल में भी एज वेल एज प्लांट में भी, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होगी। कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एक थिन लेयर होती है। ये किसने दिया था? क्या ये उन्होंने दिया था स्लीडन ने? ये स्लीडन ने नहीं दिया था, ये स्वान ने दिया था। क्या थे वो? जूलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे वो? ब्रिटिश के थे, ठीक है। तो एक थिन लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होती है जितनी भी सेल है उनके अराउंड, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि ये जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको फॉलो करती है वो क्या है? CW। CW क्या? क्लास 1? नहीं, सेल वॉल। Cell wall are present all plants। सेल वॉल टाइप का कोई स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है सारे प्लांट्स में। ये थे क्या? जूलॉजिस्ट थे। लेकिन स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग दे रहे हैं? प्लांट्स के रिगार्डिंग दे रहे हैं। मीन्स सेल वॉल के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? स्लीडन ने? नहीं, वो स्लीडन ने नहीं दिया है। सेल वॉल प्रेजेंट सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल सेल से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एनिमल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में। लेकिन एक जूलॉजिस्ट ने बताया था कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक यूनिक फीचर है। किसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है? प्लांट सेल का। इसके पहले उन्होंने क्या बोला कि एक थिन लेयर सराउंड करती है सेल को, वो थिन लेयर सारे लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होती है। वो थिन लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स वो भी स्टेटमेंट भी प्लांट और एनिमल दोनों के लिए हो गया, और ये स्टेटमेंट पर्टिकुलर प्लांट से बिलोंग करता है। तो इन दोनों के स्टेटमेंट को मिला के एक थ्योरी जनरेट हुई जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। या तो सेल से बने हुए हैं और सेल के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? सेल के प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक वो है सब्सटेंस है वो सारे प्रोडक्ट किसके हैं? सेल के ही तो है। चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो कोई भी सबस्ट्रेट हो, वो सारे प्रोडक्ट किसके हैं? है तो सेल के ही है। तो ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज फ्रॉम अ कॉमन स्टेटमेंट में लिख रही हूं क्या है? ऑल लिविंग बींग्स ऑल, यहाँ पे प्लांट और एनिमल की बात नहीं हो रही है, जितने लिविंग बींग्स हैं सबके लिए स्टेटमेंट है। ऑल लिविंग बींग्स कंपोज्ड फ्रॉम सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया कि जितने भी जो है जो है लिविंग बींग्स वो किससे बनते हैं? सेल या फिर देयर प्रोडक्ट से। इसी को हम इनडायरेक्ट वे में क्या बोलते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल जो है वो लाइफ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यही स्टेटमेंट तो है, आप समझिए इसको। कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल से बना हुआ है, मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या होगा? उसके फंक्शनल प्रॉपर्टी तो है। तो जितनी भी लिविंग बींग्स है वो किससे बिलोंग कर रही है? या तो उसके प्रोडक्ट से बिलोंग कर रही है, मीन्स उसका फंक्शनल पार्ट। तो जितने भी लिविंग बींग्स है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? हमारी सेल है। लेकिन इन्होंने एक चीज नहीं बताई कि जो फर्स्ट सेल थी वो फर्स्ट सेल कहाँ से आई। ये एक ड्रॉबैक था। किसका ड्रॉबैक था? सेल थ्योरी का। हमें ये पता चल गया कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो किससे बन रहे हैं? सेल से बन रहे हैं। हमें ये पता चल गया कि कुछ सेल के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे और सारे फंक्शन भी हो रहे हैं। हमें ये
बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो विदाउट सेल पॉसिबल ही नहीं है, ना उसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ना उसका फंक्शन पॉसिबल है। अगर वो लिविंग बीइंग है तो चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, इट शुड हैव अ सेल, एटलीस्ट अ सिंगल सेल उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन क्या नहीं बताया इन्होंने ये नहीं बताया प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बारे में। मीन्स फर्स्ट सेल जो है वो कहाँ से आई, ये सेल थ्योरी में नहीं बताया था। किसने नहीं बताया था? जो स्लीडन और स्वान ने दी थी। स्लीडन और स्वान ने कंबाइंडली जो है एक स्टेटमेंट जारी किया था, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जो अपना जो स्टेटमेंट था, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था बॉटनी से रिलेटेड, वो इन्होंने कब दिया था? 1838 में। ठीक है, 1838 में तो जो है स्लीडन ने दिया था। स्वान ने जो दिया था वो 1839 ने दिया था। उसके बाद सेल थ्योरी मॉडिफाइड हुई। सेल थ्योरी मॉडिफाइड हुई, किसके थ्रू मॉडिफाइड हुई? एक और साइंटिस्ट जो है वो पिक्चर में आए। वो कौन से साइंटिस्ट थे? उनका क्या नाम था? इन 1855 में रडॉल्फ वर्चोव नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। मींस उसमें की जो एक कमी थी, जिसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहाँ से आ रही हैं, जो नई सेल्स बन रही हैं वो कहाँ से आ रही है, सेल आई कहाँ से, वो किसने मेंशन किया? रडॉल्फ वर्चोव ने। तो सेल थ्योरी का जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है उसका क्रेडिट कितने साइंटिस्ट को जाता है? 3 साइंटिस्ट को। स्लीडन ने एक स्टेटमेंट जारी किया 1838 में, स्वान ने एक स्टेटमेंट जारी किया 1839 में, इन दोनों ने कंबाइंडली एक स्टेटमेंट जारी किया, दैट इज ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये तो एक कंबाइंड स्टेटमेंट इन्होंने सेल थ्योरी के नाम से जारी किया था, जनरेट कर दिया। लेकिन उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ, वो मॉडिफिकेशन किसके थ्रू हुआ? रडॉल्फ वर्चोव के थ्रू। रडॉल्फ वर्चोव ने क्या उसमें स्टेटमेंट किया? वो स्टेटमेंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मैं हटा के यहाँ पे लिख रही हूँ। वो स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रडॉल्फ वर्चोव ने। क्या स्टेटमेंट था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या था वो समझ लीजिए। इसका मतलब क्या था? ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या मतलब हुआ जो रडॉल्फ वर्चोव ने कहा? मीन्स कोई सेल अगर ये है तो इसी में क्या होगा? इसी से जो है वो 2 सेल फॉर्म होंगी। जो सॉरी, ये जो ओल्ड सेल है इसी में डिवीजन होगा, इससे डिवीजन से ही ये न्यू सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, मीन्स जो सेल बन रही है वो कहाँ से बन रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसके डिवीजन से ही बन रही है। मीन्स क्या है? ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स है वो पहले कभी प्रेजेंट है, जिनमें डिवीजन होता जा रहा है कॉन्टिन्यूअस, और नई सेल्स का फॉर्मेशन होता जा रहा है। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विल बी अ सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट रडॉल्फ वर्चोव का क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो है वो स्टेटमेंट रडॉल्फ वर्चोव ने दिया था, जिसका क्या मतलब है? ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब आपको सेल थ्योरी क्लियर है? कितने साइंटिस्ट ने दी थी?
टोटल कितने साइंटिस्ट हो गए? एक तो स्लीडन, स्वान एंड रडोल्फ वर्चोव। पहला स्टेटमेंट जो है वो कंबाइंडली जारी किया गया था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था। कि कौन क्या स्टेटमेंट था? कि ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड फ्रॉम सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। जो भी लिविंग बींग्स है वो सेल से बने हुए हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो ड्रॉबैक थी उसको किसने मॉडिफाई किया? रडोल्फ वर्चोव ने। क्या वर्चोव ने ऐड किया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का जनरल मीन्स क्या है? कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल है वो किससे बन रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। ये दोनों स्टेटमेंट हमें क्लियर हो गए। तो फिर हम एक्सेप्शन में चलते हैं। क्या एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, हम वो भी देख लेते हैं। एक्सेप्शन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहती हूँ जो रिलेट करता है इस एक्सेप्शन से। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन से जो सबसे बड़ा पॉइंट रिलेट करता है वो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। एक पेंडेमिक हुआ, उस पेंडेमिक ने बहुत ज्यादा लॉस किया ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, किसके थ्रू हुआ था? कोरोना वायरस। अभी बहुत रिसेंट केस ही है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो चुका है। 2 साल तक जो है हम लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई, सबकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई। हम लोगों ने नए तरीके से जीना सीख लिया इस पेंडेमिक के वजह से। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? कोरोना वायरस। ठीक है, ये सबको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस जो रिस्पॉन्सिबल था, अगर वो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड कोई पार्टिकल है, कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल है, तो वो टेबल पे इन्फेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, वो किस पे इन्फेक्शन, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स पे इन्फेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ वो लिविंग बीइंग पे इन्फेक्शन कर रहा है, उनको इन्फेक्ट कर रहा है। और बहुत बड़ा एक लॉस हम सब ने देखा। पूरी जो है वो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इंडिया ने देखा, चाइना ने देखा, अमेरिका ने देखा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ये फेस किया गया। बहुत मुश्किल दौर था, हम सबके लिए था। लेकिन ये बताइए, ये जो कोरोना वायरस था ये कैसे एक्टिवेट होता था? क्या रीजन था? वायरस को क्या बोलते हैं? वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक जो बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी भी लिविंग बीइंग की कंडीशन है, अभी हम लोगों ने लिविंग बीइंग में, एक्चुअली मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया लेकिन इतना जरूर बताया है कि जो लिविंग बीइंग है उसके लिए एक कंडीशन मस्ट है कि उसके पास सेल होनी चाहिए। ठीक है, सेल होनी ही चाहिए, चाहे वो एक सिंगल सेल हो लेकिन सेल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या कोरोना वायरस में सेल है? क्या वायरस में सेल होती है? वायरसेस आर ए सेलुलर। वायरसेस के पास सेल नहीं प्रेजेंट होती है। फिर वो कैसे इतने इन्फेक्शियस हो जाते हैं कि इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग का लॉस कर सकते हैं? वो एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब वो आउटसाइड द बॉडी है, आउटसाइड द होस्ट है, होस्ट मीन्स वो लिविंग बीइंग जिसमें वो एंटर करेंगे। जब वो आउटसाइड द होस्ट है, उस इट टाइम्स वो क्या है? नॉन लिविंग। उनको क्रिस्टल फॉर्म में हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो एज अ नॉन लिविंग बीइंग जो है आपको शो होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ए सेलुलर हो, वो कैपेबल नहीं है अपने कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, वो कैपेबल नहीं है कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो ए सेलुलर है। ठीक है, लेकिन वो जब होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तब वो उस होस्ट बॉडी की मशीनरी यूज करते हैं, अपने आपको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? लिविंग बीइंग में। अब लिविंग बीइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो वो मल्टीप्लाई करते हैं। किसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे? जिस होस्ट बॉडी में वो जो है वो एंटर करे। मीन्स होस्ट बॉडी को जो है वो यूज करते, कैसे यूज करते? उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरस नंबर में जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी। चाहे वो प्लांट में भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। तो चाहे वो प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, जब वो उसके अंदर एंटर करेंगे तो वो एज अ लिविंग बीइंग है। कौन? वायरस। ठीक है, लेकिन जब वो आउटसाइड द बॉडी है, वो होस्ट के अंदर नहीं है, तो वो कैसे है? नॉन लिविंग। तो वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द
लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो क्या हम लोगों ने अभी जो सेल थ्योरी पढ़ी, हम लोगों ने किसकी बात कर ली? प्लांट की बात कर ली। हम लोगों ने किसकी बात कर ली? एनिमल की बात कर ली। लेकिन क्या हम लोगों ने कहीं वायरस की बात करी, किसी ऐसे पार्टिकल की बात करी जो कभी लिविंग हो जाता है, कभी नॉन लिविंग हो जाता है, कुछ मैजिक से शो करता है, कभी इन्फेक्शियस हो जाता है, कभी नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है? इस मैजिकल एलिमेंट की तो बात ही हम लोगों ने नहीं करी ना। तो वो क्या है? एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? सेल थ्योरी का। क्या है? वायरस। Viruses are exception of cell theory. इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शन है क्या? यस, आरबीसी सुना है नाम हम लोगों ने, सबने सुना होगा, रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है, आरबीसी जो हम लोगों के जो है ब्लड में प्रेजेंट होती है, वो आफ्टर मैच्योरिटी कैसी हो जाती है? ई न्यूक्लिएटेड। मीन्स उसका न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है। किस लिए डीजनरेट हो जाता है? कि वो न्यूक्लियस जब डीजनरेट हो जाएगा, उसका स्पेस जो है वो मैक्सिमम स्पेस किसको मिल सके? हीमोग्लोबिन को मिल सके। ठीक है, तो आरबीसी और सीव ट्यूब्स सुना होगा आप लोगों ने। सीव ट्यूब्स जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। ये आरबीसी और सीव ट्यूब्स जो है दोनों कैसी होती हैं? ई न्यूक्लिएटेड। मींस आफ्टर मैच्योरिटी इनका न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है। ई न्यूक्लिएटेड होती है आरबीसी और सीव ट्यूब्स। आरबीसी तो एनिमल्स में प्रेजेंट हो गई, ह्यूमन बीइंग में ब्लड में प्रेजेंट हो गई। सीव ट्यूब जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है। ये दोनों जो है वो आफ्टर मैच्योरिटी जो है वो ई न्यूक्लिएटेड हो जाती है। मीन्स इसका न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है। तो ये तीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली ये और ये। इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इनको याद रखिएगा कि एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी के। ठीक है, वायरस जो है वो एक्सेप्शनल केस है, आरबीसी जो है वो एक्सेप्शनल केस है, एज वेल एज सीव ट्यूब्स जो है वो एक्सेप्शनल केस है। किसका एक्सेप्शन है? सेल थ्योरी का। सेल समझ में आ गया हमें। ठीक है, सेल थ्योरी समझ में आ गई, सेल के एक्सेप्शन समझ में आ गए। इतना हम सबको क्लियर हो गया। तो अब हम जो है वो कुछ और बात कर लेते हैं। सेल किसने डिस्कवर की वो हमें क्लियर हो गया, सेल थ्योरी किसने दी वो भी हमें क्लियर हो गया, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या हो गया वो भी हमें क्लियर हो गया। अब सेल के शेप और साइज में कुछ बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। क्या हर सेल का जो शेप है वो एक जैसा होता है? आरबीसी है उसका अलग शेप होता है, डब्ल्यूबीसी है उसका अलग शेप। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है और बहुत कॉमन है, आप सब इसको जानते हो। ठीक है, आरबीसी का अलग शेप होता है, डब्ल्यूबीसी का एक अलग शेप होता है। हमारी बॉडी में कुछ एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो उसमें कुछ जो है वो क्यूब लाइक होते हैं, कुछ फ्लैट टाइल लाइक होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? पिलर लाइक होते हैं। पिलर लाइक जो है कॉलमनर एपिथेलियल, वो मेंशन है एनसीईआरटी में। तो जितने डायग्राम में प्लस एज वेल एज टेक्स्ट में जितनी भी चीजें मेंशन है वो सब कैसी हो जाती है? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो 5 शेप आप लोगों को मेंशन कर रखे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। आरबीसी जो है, आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉन्केव, ठीक है, राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप में होती है। ठीक है, एक शेप तो ये मेंशन है, एक क्या मेंशन है? डब्ल्यूबीसी। एक्चुअली डब्ल्यूबीसी का जो शेप है वो एक क्लियर शेप नहीं है, वो चेंज करती जाती है अपने शेप को। ठीक है, कुछ अमीबा लाइक शेप होता है उसका। शेप ऐसा क्यों होता है? सपोज दैट डब्ल्यूबीसी हमारी कहाँ पे है? ब्लड स्ट्रीम में है। ठीक है, मुझे कोई कट बाहर स्किन पे लगा है, तो अब उस डब्ल्यूबीसी को एक्ट करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? स्किन तक आना पड़ेगा। तो वो कैसे? डायप्लासिस के थ्रू जो है वो अपने आप को इतना जो है वो क्या कर लेगी? बिल्कुल स्क्वीज कर देगी और ब्लड जो स्ट्रीम है उससे, ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगी। तो इसका शेप जो है वो डिफाइन नहीं होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। एक मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ कॉलम लाइक जो है वो एपिथेलियल टिश्यू, अभी मैं आपको टिश्यू नहीं पढ़ा रही हूँ, बस जो शेप मेंशन है वो बता रही हूँ। कॉलम लाइक जो है, पिलर लाइक जो इलोंगेटेड शेप जो है वो प्रेजेंट है, इस तरह से कुछ। तो ये क्या है? कॉलमनर एपिथेलियल।
पिलर लाइक ना। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि कौन सा शेप मेंशन है, कुछ 3 शेप तो ये हो गए। कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो प्लांट लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, राउंड एंड ओवल शेप में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो राउंड और ओवल शेप की लीफ सेल्स हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और सेल मेंशन कर रखी है, कुछ याद है इस तरह की कोई सेल होती है क्या? क्या है ये? नर्व सेल। इलोंगेटेड होती है, ब्रांच्ड होती है, तो ये कैसी हो गई? इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। तो ये कुछ शेप जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन से शेप है। अब कुछ साइज की बात हो जाए कि ये तो शेप हो गए कि आरबीसी है, राउंड है, बाइकॉनकेव है, डब्ल्यूबीसी जो है वो अमीबा शेप का है, मीन्स उसका कोई शेप जो है वो डिफाइंड नहीं है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, उसकी सेल्स कैसी है? पिलर लाइक सेल्स है। राउंड एंड ओवल सेल्स किसकी है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। ठीक है। नर्व सेल्स हम सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट होगी, तो वो कैसी है? इलोंगेटेड है और ब्रांच है। तो ये तो कुछ शेप हो गए, क्या एक शेप की ही है सेल। इससे हमें ये क्या क्लियर हो गया कि जो सेल के शेप है वो कैसे होते रहते हैं? वेरी होते रहते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा फंक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप जो है वो सेल का चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया मैम? अब आ जाते हैं साइज में। क्या सेल का साइज एक होता है? नहीं, सेल का साइज एक नहीं होता है। जो एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा के अंदर में ही जो है वो एक्चुअली जो स्मॉलेस्ट सेल अभी तक कंसीडर की है एनसीईआरटी ने, स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जो है इन्होंने टेक्स्ट में क्या दे रखा है? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.3 जो है वो किसके में दे रखा है? इन्होंने टेक्स्ट में दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसी का जो है जो डायग्राम इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है, पीपीएलओ इसी में आती है। पीपीएलओ का जो डायग्राम है इसमें इन्होंने किसको जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर जो है वो दे रखा। 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ के फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ये अभी तक की स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल ये याद रखिएगा, पॉइंट एंड जो है वो डायग्राम में है, ये यहाँ पे टेक्स्ट में जो है वो मेंशन है इसके। ठीक है, तो एक जनरल जो है वो ले लेते हैं ऑन एन एवरेज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर जो है क्वेश्चन आता है माइक्रोप्लाज्मा से तो आप 0.3 मेंशन करिएगा। अगर पीपीएलओ से आता है मींस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से तो आप 0.1 माइक्रोग्राम, क्योंकि यही मेंशन है। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छी किताब है, लेकिन कई जगह जो है वो अपने अपने खुद के स्टेटमेंट से जो है वो डिफर कर जाती है। तो ये उनमें से कुछ है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका नाम भी याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट सेल है ये याद रखिएगा। पीपीएलओ से जानी जाती है ये याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा आ जाए तो भी वही चीज है। ठीक है, तो इतना आपको स्मॉलेस्ट सेल पता है। लार्जेस्ट सेल क्या है? बोलते क्या है उसको? एग सेल। एग सेल किसका? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग सेल। लेकिन एक्चुअली होता क्या है बेटा, ऑस्ट्रिच का एग सेल जो है वो
एग जो है वो क्या मीन्स क्या है, फीमेल गैमेट है। तो अगर फीमेल गैमेट आता है या फिर एग सेल आता है तो दोनों जो है वो करेक्ट वर्ड है। ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट नोन अभी तक जो है। अच्छा, लार्जेस्ट तो ये हो गई, लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट पता है कौन सी है? नर्व सेल्स। ब्लू व्हेल में की नर्व सेल। ब्लू व्हेल नहीं भी याद रखेंगे तो भी लॉन्गेस्ट में किसका नाम याद रखना है? नर्व सेल का। अप टू 20 मीटर तक लंबी हो जाती है, ठीक है। अब आपको ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये इतनी चीजें अगर समझ में आ गई तो कुछ इसी से रिलेटेड जो है वो ह्यूमन बीइंग के टर्म्स है वो भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अगर स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा के अंदर में पीपीएलओ आ रही है। पीपीएलओ का क्या फुल फॉर्म है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का जो टेक्स्ट में एनसीईआरटी में दिया है 0.3 माइक्रोमीटर। इसके बाद जो है लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो फीमेल गैमेट है, मींस फीमेल गैमेट जो है अभी तक लार्जेस्ट नोन जो है वो सेल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्या है? नर्व सेल्स है। नर्व सेल भी मेन अगर आपसे स्पेसिफाई पूछा जाए तो कौन सी? ब्लू व्हेल का, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में जो है लॉन्गेस्ट कौन सी है? नर्व सेल, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट मीन्स कहीं भी आ रहा है आपसे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि नर्व सेल जो है वही आपको टिक करना है। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है। कैसे? देखिए ब्रेन में उसका कहीं से वो प्रेजेंट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, और कहाँ तक? अप टू फिट तक जो है प्रेजेंट है। बहुत लंबी लंबी होती है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट इसमें भी फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट और एग सेल, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट क्या है? मेल गैमेट और स्पर्म, ठीक है। तो आपको ये सारे टर्म्स जो हैं वो क्लियर होंगे। अब आज के लेक्चर से आप लोगों ने सेल क्या होती है वो समझ लिया, सेल थ्योरी क्या होती है वो समझ लिया, सेल किसने दी थी वो समझ लिया, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल थ्योरी किसने दी थी वो समझ लिया। आप लोगों ने ये समझ लिया कि जो है कौन सी लार्जेस्ट सेल है, कौन सी स्मॉलेस्ट सेल है। ये जो बेसिक क्वेश्चन सेल से थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड इतना जितना हम लोगों ने किया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है उसका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगी। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या यूनिक नेचर है वो डिस्कस करेंगे। फिर यूकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एट लास्ट जो है वो आई थिंक मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के जो डिफरेंसेस है वो क्लियर करूंगी। अदरवाइज जो है जो प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ेंगे तभी मैं आप लोगों को दोनों के डिफरेंस जो है वो क्लियर कर दूंगी। प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।